Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this session, we will discuss some questions again from the molecular biology. बेटे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चन है जेनेटिक कोड. देखिए बेटे जेनेटिक कोड है क्या? जेनेटिक कोड है क्या? जेनेटिक कोड जो है बेटे ये एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के तहत हम समझते हैं कि कौन सी सीक्वेंस कोडॉन्स की एमआरएनए के ऊपर कोड करती है किस सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स के लिए ओवर द प्रोटीन. समझेंगे आप इस तरह बेटे. देखिए हमारे पास एमआरएनए होता है जो बनता है फ्रॉम द डीएनए. ओके, और डीएनए जो है ये मास्टर मॉलिक्यूल है, इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल है या जेनेटिक मटेरियल कहिए. ये बना बेटे एमआरएनए इस डीएनए से. ये एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है. ये है न्यूक्लियोटाइड्स इसमें, राइट. इन न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को हम बताते हैं बेटे कोडॉन्स. वो दूसरी बात एक न्यूक्लियोटाइड को बताते हैं, दो को बताते हैं या तीन को बताते हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन आपको करूं कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को हम नाम देंगे कोडॉन. ओके, तो कोडॉन्स प्रेजेंट है किसके ऊपर? सर एमआरएनए के ऊपर. इन कोडॉन्स को पढ़ेगा बेटे राइबोसोम. और पढ़ने के बाद वो ज्वाइन करेगा बेटे एक कोडॉन को दूसरे कोडॉन को तीसरे कोडॉन को. पढ़ने के बाद वो ज्वाइन करेगा बेटे एमाइनो एसिड्स को. याद रखना एक कोडॉन रेस्पॉन्सिबल होगा एक एमाइनो एसिड के लिए. बल्कि ठीक यह है कि एक खास कोडॉन एक खास एमाइनो एसिड के लिए है. तो आप ये पॉइंट अब इस तरह समझेंगे कि ए स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफाइज ए specific amino acid या a specific codon is responsible for coding a specific amino acid. तो यही मैं कह रहा हूं कि which sequence of codons on mRNA codes for which sequence of amino acids in protein. इस प्रोग्राम को हम नाम देते हैं जेनेटिक कोड. बिकॉज यहां ये कोडॉन कोडेड नेचर का है, हिडन नेचर का है, और यहां वही बेटे एक्सप्रेस होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इस पे थी. राइट बेटे. अब डिबेट्स चल रहे थे बेटे पहले कि ये जेनेटिक कोड कैसा है. एक डिबेट में बताया गया कि ये जेनेटिक कोड जो है ये एक एक लेटर का है. यानी कोडॉन इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेटर A G C U. यानी ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है, और एक कोडॉन एक एमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. आप मुझे बताइए इस जेनेटिक कोड को बताया जाता था सिंगलेट जेनेटिक कोड, और इसकी वजह से जस्ट 4 एमाइनो एसिड्स स्पेसिफाई या कोड हो सकते हैं. राइट. लेकिन उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और दिया गया कि नहीं जी जेनेटिक कोड जो है ये डबलेट है. और डबलेट जेनेटिक कोड में बेटे कितने कोडॉन्स थे आप देखिए. AGCU, इस वाले डायरेक्शन में भी AGCU. अब आप बना सकते हैं बेटे इसमें कोडॉन्स. आप गौर करिए कोडॉन्स की सीक्वेंस बनेगी AA, कोडॉन की सीक्वेंस बनेगी AG, इसी तरह AC, AU. बेटे ये 16 कोडॉन्स आएंगे और हर कोडॉन यहां 2 लेटर्ड होगा. इसलिए इस जेनेटिक कोड को नाम दिया गया डबलेट जेनेटिक कोड. राइट. डबलेट जेनेटिक कोड की वजह से बेटे 16 कोडॉन स्पेसिफाई कर सकते हैं 16 एमाइनो एसिड्स. लेकिन आप मुझे बताइए क्या सिर्फ 16 एमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करना है? क्या सिर्फ 4 एमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करना है? सर नहीं, स्पेसिफाई करना है 20 एमाइनो एसिड्स को. तो आप मुझे बताइए क्या ये सिंगलेट जेनेटिक कोड और डबलेट जेनेटिक कोड क्या ये सफिशिएंट जेनेटिक कोड्स है? नहीं सर. एंड हेंस दे वर इनएडिक्वेट एंड दे वर रिजेक्टेड. इसके बाद बेटे साइंटिस्ट आया जॉर्ज गैमो, जिसने जेनेटिक कोड के कॉन्सेप्ट को और आगे लिया, और यह है जॉर्ज गैमो बेटे. बल्कि इसी ने जेनेटिक कोड की टर्म भी कॉइन की.
इस जॉर्ज गैमो ने बताया कि जेनेटिक कोड जो है वो है ट्रिपलेट। क्या है? जेनेटिक कोड इज नॉट सिंगलेट। जेनेटिक कोड के लिए मिनिमम पॉसिबिलिटी ट्रिपलेट है, और वो ट्रिपलेट जेनेटिक कोड बेटे हम ऐसे बनाते हैं। इट गोज लाइक दिस, दिस इज AGCU, दिस इज AGCU। इसको फर्स्ट लेटर बताते हैं, इसको सेकंड लेटर बताते हैं, और इसी तरह यहां AGCU, AGCU, AGCU और AGCU। बेटे ये होगा 4⁻³ बेटे, और वो आएगा 64 कोडॉन्स लेके। देखिए कैसे ये 64 कोडॉन्स बनेंगे। इस तरह से बेटे हमें 64 कोडॉन्स हासिल हो सकते हैं। आप गौर करो इस पे, देखिए इसको बेटे, ये 64 कोडॉन्स बनेंगे। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इसी तरह 1 2 3 और 4। फिर आप लिख सकते हैं A और यहां का A, इट विल बी AAA, and then it will be AAG, it will be AAC, it will be AAU, and so on and so forth। लेकिन हर कोडॉन को देखे बेटे, is this 3 lettered? सर हर एक कोडॉन यहां 3 lettered है। This specific sequence of 3 letters is called बेटे as codon, and one codon जो है it specifies 1 amino acid। ये एक अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस तरह से 64 कोडॉन्स में से बेटे देखा गया कि आउट ऑफ 64 कोडॉन्स, शाबाश, 61 कोडॉन्स जो है वो अमीनो एसिड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कितने अमीनो एसिड्स के लिए? 20 अमीनो एसिड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जो किसी अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाई नहीं करते, बल्कि जब भी इन 3 कोडॉन्स में से कोई भी कोडॉन, शाबाश, mRNA पे आएगा, उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होगी। एंड दीज 3 कोडॉन्स आर कॉल्ड टर्मिनेशन codons. What are they called? Yeah, they are called stop signals. What are they called? Stop signals. और ये कौन है? ये है बेटे UAA, ये है UAG, या ये है UGA, राइट? ये है 3 टर्मिनेशन कोडॉन्स। लेकिन mRNA जिस कोडॉन से स्टार्ट होगा बेटे उसको हम कहेंगे स्टार्ट सिग्नल या इनिशिएशन कोडॉन, और ये इनिशिएशन कोडॉन्स 2 है। या यहां पे होगा बेटे AUG, या यहां पे होगा बेटे GUG। याद रखना, इनिशिएशन कोडॉन्स हमेशा कोड करते हैं बेटे किसके लिए? मिथियोनीन अमीनो एसिड के लिए। वो इनिशिएशन कोडॉन्स 2 हैं, याद रखिए कौन कौन, एंड दे कोड फॉर मिथियोनीन। यहां भी एक पॉइंट बताऊं बेटे, ये AUG हमेशा बेटे कोडॉन मिथियोनीन के लिए कोड करेगा, चाहे यहां आए, चाहे 10वीं पोजीशन पे आए, चाहे 11वीं पोजीशन पे आए। लेकिन GUG जो है ये पहली पोजीशन पे अगर आता है, यानी एज इनिशिएशन कोडॉन अगर आता है, इट विल कोड फॉर मिथियोनीन। लेकिन अगर ये उसके बाद किसी और पोजीशन पे आएगा जिसको हम इंटरकैलरी पोजीशन कहते हैं, देन इट विल कोड फॉर वैलीन। ओके बेटे, तो इस तरह से मैंने आपको जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट दिया कि जेनेटिक कोड इज अ स्कीम टू अंडरस्टैंड कि विच कोडॉन कोड्स फॉर विच अमीनो एसिड। और इस जेनेटिक कोड के बारे में पहले सिंगलेट जेनेटिक कोड दिया गया कॉन्सेप्ट के लिहाज से, फिर डबलेट जेनेटिक कोड, लेकिन दोनों जेनेटिक कोड्स इनएडिक्वेट थे, इनको रिजेक्ट किया गया। और बाद में जॉर्ज गैमो ने कॉन्सेप्ट दिया ट्रिपलेट जेनेटिक कोड का, और ट्रिपलेट जेनेटिक कोड में देखते हैं हम 64 कोडॉन्स है। हर कोडॉन जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, या 3 लेटर्स का कहिए बेटे, और इस तरह से जेनेटिक कोड को हम मानते हैं ट्रिपलेट। और जेनेटिक कोड जो ट्रिपलेट है इसमें 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स बेटे कोड करते हैं अमीनो एसिड्स के लिए, और जो 3 कोडॉन्स बाकी है वो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। दे आर कॉल्ड एज टर्मिनेशन कोडॉन्स या स्टॉप सिग्नल्स, और प्रीवियसली इनको नाम दिया जाता था नॉनसेंस कोडॉन्स बिकॉज दे डोंट हैव सेंस फॉर कोडिंग एन अमीनो एसिड। और याद रखना बेटे, ये इस जेनेटिक कोड को कैसे डिसाइफर किया गया। डिसाइफर करने का मतलब कि कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेटे ये
साइंटिस्ट्स ने डिसाइफर किया जेनेटिक कोड, और उनमें से जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट वो है हरगोबिंद खुराना, नाइरनबर्ग, जी मैथी, इसी तरह ओकाई है बेटे, इसी तरह क्रिक है। इन डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने जेनेटिक कोड को डिसाइफर किया। मैं आपको समझाता कि कैसे डिसाइफर किया, लेकिन उतना टाइम मेरे पास नहीं है, बिकॉज वी आर हियर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ओके, चलिए बेटे, जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए उन प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी है बेटे यूनिवर्सल, यानी जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होने का मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक ही कोड फॉलो होगा, यानी AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन, तो हर ऑर्गेनिज्म में ये कोड करेगा मिथियोनिन के लिए, तो हेंस जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। दूसरा फीचर जेनेटिक कोड का है वो है ट्रिपलेट। चूंकि हमने समझ लिया ऑलरेडी बेटे कि सिंगलेट एंड डबलेट जेनेटिक कोड्स वायर इनएडिक्वेट, एंड हेंस जेनेटिक कोड अगर है तब जाके वो ट्रिपलेट है। तीसरा पॉइंट जो है फीचर्स में, दैट इज जेनेटिक कोड इज कॉमा लेस बेटे। कॉमा लेस का मतलब है बच्चे ये अगर mRNA है, यहां ये न्यूक्लियोटाइड्स है बेटे जो एक्ट करेंगे कोडॉन्स बेटे, तीन न्यूक्लियोटाइड्स एक कोडॉन। कॉमा लेस का मतलब है पहले 3 को रीड किया जाएगा एज 1 कोडॉन, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 को उनको अनदर कोडॉन, नेक्स्ट 3 को अनदर कोडॉन, कोई एक भी नहीं छोड़ा जाएगा एज कॉमा। इसलिए मैंने कहा कि जेनेटिक कोड जो है वो कॉमा लेस है। ओके, एक और पॉइंट बेटे, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड जो है ये नॉन ओवरलैपिंग है। इसका मतलब बच्चे ये है कि अगर 1, 2 एंड 3 कोडॉन 1, 2 एंड इसका मतलब ये है बच्चे, इसका मतलब ये है अगर 1, 2 एंड 3 न्यूक्लियोटाइड्स को रीड किया गया एज 1 कोडॉन, नेक्स्ट कोडॉन ऐसे नहीं होगा कि 3, 4 एंड 5 को पढ़ा जाएगा, नहीं बेटे। अगर ऐसा होता फिर 3 कॉमन था ना पहले कोडॉन और दूसरे कोडॉन के दरमियान, और फिर हम बताते हैं जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग। ऐसा नहीं है, बल्कि 1, 2 एंड 3 को एज 1 कोडॉन और 4, 5 एंड 6 को अनदर कोडॉन। तो कोई भी बेस बेटे 2 कोडॉन्स के दरमियान कॉमन नहीं है, एंड इसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। एक और फीचर जो है जेनेटिक कोड का वो है बेटे डीजेनरेट नेचर। ओके, डीजेनरेट नेचर, या इसको रिडंडेंसी भी कहते हैं, यानी जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट। डीजेनरेसी का मतलब है मोर देन 1 कोडॉन्स कोड फॉर एन एमाइनो एसिड। यहां देखिए आप 61 सेंस कोडॉन्स जो है ये 20 एमाइनो एसिड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आप मुझे बताइए क्या ये 1 फॉर 1 रिलेशनशिप है या मैनी फॉर 1 रिलेशनशिप हो सकती है? सर कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 और मैक्सिमम कभी 6 कोडॉन्स बेटे कोड करते हैं किसके लिए? 1 एमाइनो एसिड के लिए। तो इस एबिलिटी को कि मोर देन 1 कोडॉन्स कोड फॉर 1 एमाइनो एसिड, इट इज कॉल्ड डीजेनरेट नेचर और इट इज कॉल्ड रिडंडेंट नेचर। लेकिन बेटे इसके लिए एक्सेप्शन है मिथियोनिन या इसी तरह ट्रिप्टोफान, जो सिर्फ सिंगल कोडॉन की वजह से बेटे कोड होते हैं, यानी ट्रिप्टोफान के लिए भी एक ही कोडॉन है और इसी तरह मिथियोनिन के लिए भी बेटे एक ही कोडॉन रेस्पॉन्सिबल है। ओके, इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेनेटिक कोड जो है वो है बेटे नॉन एम्बिगुअस। शाबाश, क्या? नॉन एम्बिगुअस, या मैं इसको कहता हूं स्पेसिफिसिटी बेटे, यानी ए स्पेसिफिक कोडॉन कोड्स फॉर स्पेसिफिक एमाइनो एसिड। मिसाल अगर AUG है बेटे, ये हमेशा कोड करेगा मिथियोनिन के लिए, मिथियोनिन के लिए, ये किसी और के लिए स्पेसिफाई नहीं करेगा बेटे। इसका मतलब है ए स्पेसिफिक कोडॉन कोड्स फॉर स्पेसिफिक एमाइनो एसिड, और इसी को हम कहते हैं नॉन एम्बिग्विटी। अगर एक कोडॉन कभी एक, कभी दूसरे, कभी तीसरे टाइप ऑफ एमाइनो एसिड के लिए कोड करता, फिर हम कहते हैं जेनेटिक कोड इज एम्बिगुअस। लेकिन जेनेटिक कोड नॉन एम्बिगुअस है या कहिए स्पेसिफिक है, इसका मतलब ए स्पेसिफिक कोडॉन ऑलवेज कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक एमाइनो एसिड। तो इस तरह से बेटे मैंने जेनेटिक कोड के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज जेनेटिक कोड एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। चलिए बेटे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से आपको पूछा जाएगा एज 5 मार्क्स क्वेश्चन, इट इज ट्रांसक्रिप्शन। क्या है ये? ट्रांसक्रिप्शन। ओके बेटे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दैट इज ट्रांसक्रिप्शन।
देखिए बेटे, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है इस फॉर्म में, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स नहीं पढ़ेंगे, हम एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटे, हमारे पास जो मास्टर मॉलिक्यूल है ये है डीएनए। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको क्लियर करूं कि डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड्स है बच्चे। इन 2 स्ट्रैंड्स में से इंफॉर्मेशन एक ही स्ट्रैंड के ऊपर होती है, यानी एक ही स्ट्रैंड जो है वो इंफॉर्मेशन रखता है, और दूसरा स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेसिस को प्रोटेक्शन देता है। राइट, वो दूसरा स्ट्रैंड प्रोटेक्टिव होता है और एक स्ट्रैंड इंफॉर्मेटिव होता है। राइट, एक स्ट्रैंड पे बेटे इंफॉर्मेशन है, इस स्ट्रैंड को नाम दिया जाता है एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। राइट, टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैं कुछ और भी नाम देता, लेकिन इतना काफी है यहां पे बेटे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। रिमेंबर बेटे, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है वो है 3 prime to 5 prime with respect to a site. That site is called promoter site. What is that called? Promoter site. बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट आपको बताया। मैंने कहा कि इस स्ट्रैंड की डायरेक्शन जो है वो 3 prime to 5 prime है, लेकिन with respect to a position called as promoter. ओके, आप गौर करना। हमें डीएनए से बनाना है कोई भी आरएनए बेटे, तो दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी स्पीशीज ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन डीएनए के इस स्ट्रैंड से आरएनए बनाया जाएगा, तो इस प्रोसेस को प्रोडक्शन ऑफ आरएनए फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और इस आरएनए के मेनी टाइप्स है। वी हैव एमआरएनए, वी हैव टीआरएनए, वी हैव आरएनए। बेटे, किसी आरएनए को बनाने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं। ओके बेटे, देखिए अब ये ट्रांसक्रिप्शन जो है ये कहां पे होती है। रिमेंबर, जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, इनका डीएनए यहां पे साइटोप्लाज्म पे एक्सपोज्ड है बेटे, क्योंकि इनका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में होती है बेटे, कहां? इन साइटोप्लाज्म। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं बेटे, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और ये इंटरफेस स्टेज है। इसी वक्त डीएनए एक्सटेंडेड है और इसी वक्त डीएनए को ओपन किया जा सकता है पढ़ने के लिए बेटे। तो हेंसफोर्थ इंटरफेस स्टेज में होती है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, और वो होती है विद इन द न्यूक्लियस। कहां बेटे? वो यूकैरियोट्स की बात जब करते हैं, इनमें ट्रांसक्रिप्शन होती है विद इन द न्यूक्लियस। अब गौर करिए बेटे, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो है बेटे ये, हमारे पास होना चाहिए डीएनए टेम्पलेट, जिसको मैंने अभी लिखा वहां पे बेटे, एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जिसको मैंने डीएनए टेम्पलेट बताया। हमारे पास जरूरी होना चाहिए बेटे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटस। क्या मैंने कहा? इसके साथ साथ बेटे हमें रिक्वायरमेंट है यहां पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, जो एक्ट करेगा फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स, और Mn पॉजिटिव, इसका भी Mn2 पॉजिटिव का भी काम यही रहेगा। ओके, और इसके अलावा एक खास एंजाइम इस प्रोसेस को अंजाम देगा जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। राइट, वो ये है हमारी रिक्वायरमेंट्स। अब गौर करना बेटे, हमारे पास डीएनए का एक यूनिट है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होने वाली है, ये है वो यूनिट, इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी बेटे। इस यूनिट ऑफ डीएनए को जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी बेटे, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। व्हाट्स इट कॉल्ड? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, बताइए आप, दोनों सही है। आप गौर करिए, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 साइट्स है बेटे। एक साइट जहां पे ये आरएनए पॉलीमरेज बेटे बैठेगा, इट इज कॉल्ड प्रमोटर साइट। व्हाट इज इट कॉल्ड? प्रमोटर साइट। दूसरी साइट जहां से ये अपना काम स्टार्ट करेगा वो ये साइट है, इट इज कॉल्ड इनिशिएशन साइट। व्हाट इज इट कॉल्ड? इनिशिएशन साइट। और तीसरी साइट बेटे जहां ये अपना काम स्टॉप करेगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन साइट। व्हाट इज दैट कॉल्ड? टर्मिनेशन साइट। अब गौर करिए, जब हम बात करते हैं ये प्रमोटर साइट इस इनिशिएशन साइट से कितनी दूर है, हम इनिशिएशन साइट को +1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस डायरेक्शन में जाने को हम कहते हैं बेटे डाउन स्ट्रीम, इस डायरेक्शन। और इस
अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम बेटे, और इस डायरेक्शन में जाने को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। कितना हमें अपस्ट्रीम जाना है, हमें नजर आए बेटे प्रमोटर साइट। प्रोकैरियोट्स में हमें जाना पड़ता है बेटे अपस्ट्रीम -10 बेसिस, यानी इधर जब हम 10 बेसिस चलते हैं तब जाके यहां पे हमें प्रमोटर साइट नजर आती है प्रोकैरियोट्स में। ओके, किन में? और जब यूकैरियोट्स में हमें प्रमोटर साइट देखनी होती है तो हमें -20 बेसिस जाना पड़ता है। ओके, ये केस है बेटे यूकैरियोट्स। सर इस प्रमोटर साइट पे आखिर क्या है बेटे? यहां अंदर से एक सीक्वेंस है जो प्रोकैरियोट्स में कहलाती है बेटे टार्ट बॉक्स, यानी प्रमोटर साइट पे अंदर से टार्ट बॉक्स होगा बेटे। ये सीक्वेंस इसको टार्ट बॉक्स बताते हैं। और यूकैरियोट्स में अंदर से जो सीक्वेंस होगी बेटे वो ये होगी TAT। इट इज कॉल्ड सिंपली टाटा बॉक्स एंड दिस इज कॉल्ड टार्ट बॉक्स। इट इज कॉल्ड टाटा बॉक्स। और इस टाटा बॉक्स को बेटे एक और नाम दिया जाता है हॉगनेस बॉक्स। राइट, मैंने आपको कहा कि जो ट्रांसक्रिप्शन हमें प्रोसेस करनी है वो एक डीएनए के यूनिट की होगी जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 साइट्स है। एक साइट जहां आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा कॉल्ड प्रमोटर साइट, दूसरी साइट जहां से वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगा कॉल्ड एज इनिशिएशन साइट, और एक साइट जहां वो स्टॉप करेगा कॉल्ड टर्मिनेशन साइट। और इसके बाद मैंने कहा कि प्रमोटर साइट प्रोकैरियोट्स में अपस्ट्रीम 10 बेसिस होती है, और जब यूकैरियोट्स की बात करते हैं वहां 20 बेसिस अपस्ट्रीम होती है। और फिर मैंने कहा कि प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर साइट पे जो सीक्वेंस होगी वो है टार्ट, और यूकैरियोट्स में जो सीक्वेंस वो टार्ट है। एंड दिस टार्ट सीक्वेंस इज कॉल्ड टाटा बॉक्स और हॉगनेस बॉक्स। रिमेंबर बेटे, अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को हम देखेंगे कैसे होती है। ये है बेटे हमारे पास डीएनए, ये डीएनए के ऊपर है बेटे यहां प्रमोटर साइट। एक एंजाइम आएगा आरएनए पॉलीमरेज, ये मान लीजिए बेटे आरएनए पॉलीमरेज है। राइट, इस आरएनए पॉलीमरेज को अगर प्रोकैरियोट्स में देखेंगे आप, इसके मेनी यूनिट्स है। इसमें होता है अल्फा, इसमें होता है बीटा, इसमें होता है गामा, इसमें होता है बेटे इसी तरह ओमेगा, और इसमें होता है सिग्मा। रिमेंबर बेटे, इट इज अल्फा 1, बीटा 2, देन गामा 1, देन ओमेगा 1 एंड सिग्मा 1। इस तरह से इस सारे कॉम्प्लेक्स ये पॉलीपेप्टाइड से बेटे, अल्फा पॉलीपेप्टाइड, बीटा, गामा, इसी तरह ओमेगा एंड इसी तरह सिग्मा। यहां तक इसको कहते हैं बेटे कोर एंजाइम। और जब सिग्मा भी बाइंड होगा बेटे इट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। ये कोर एंजाइम मैंने बनाया बेटे, लेकिन ये बाइंड नहीं हो सकता है प्रमोटर साइड पे, इसलिए इसको बाइंडिंग के लिए जरूरी चाहिए क्या? सिग्मा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिग्मा जो है, सिग्मा फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द प्रमोटर साइट। चलिए बेटे, जो ही ये बाइंड हुआ वहां विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, अब ये भी इस पे पूरी तरह लैंड करेगा और फिर ये स्लाइड होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ताकि ये पहचाने बेटे कहां है इनिशिएशन साइट। और इसको पता है, प्रोकैरियोट्स का केस में पढ़ा रहा हूं, इसको पता है बेटे क्या ये इनिशिएशन साइट 10 बेसिस मेरे आगे है, और वहां पहुंचने के बाद बेटे अब ये अपनी एक्टिविटी दिखाता है। ये आया अब आरएनए पॉलीमरेज इधर। इस आरएनए पॉलीमरेज के पास काटने का पावर होता है जिसको हम कहते हैं हेलिकेस एक्टिविटी। तो इस साल यही क्वेश्चन नीट में आया कि आरएनए पॉलीमरेज के पास इनहेरेंट हेलिकेस एक्टिविटी होती है। चलिए, इन दो स्ट्रैंड्स की नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनको उस हेलिकेस एक्टिविटी की वजह से ये दूर करता है, यानी ब्रेक करता है, और दो स्ट्रैंड्स डीएनए के बेटे सेपरेट होते हैं। मैं इस तरह से आपको आगे लूंगा बेटे इस कॉन्सेप्ट में कि ये दो स्ट्रैंड्स जो डीएनए के हैं अब सेपरेट हो चुके हैं। मतलब ये है बेटे यहां तक ये ऐसा, और फिर ये दो स्ट्रैंड्स यहां से बेटे दूर हो गए, और यहां से अभी ये ऐसा ही है। ये आरएनए पॉलीमरेज आया इधर बेटे। अब जो मैंने अभी रिक्वायरमेंट लिखी थी कि हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटस। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स का मतलब है फॉस्फोरस, यहां से शुगर, यहां से नाइट्रोजनस बेस, लेकिन इट इज मोनोफॉस्फेट।
फॉस्फेट, इसके साथ एक और फास्फोरस, इसके साथ एक और फास्फोरस। रिमेंबर बेटे, इसी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को यहां लाया जाएगा और यहां दूसरे को, यहां तीसरे को, यहां चौथे को, यहां पांचवें को, यहां छठे को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर यहां से ए है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड थाइमिडीन वाला न्यूक्लियोटाइड होगा। अगर ये जी है बेटे, ये सी कैरी करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद यहां पे एक प्रोसेस चलती है जिस प्रोसेस से इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, एंड दिस इज डन बाय पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम। और एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह से निकलेगी, उसी एनर्जी को ये आरएनए पॉलीमरेज यूज करेगा और इनके दरमियान एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्रिएट करेगा, इनके दरमियान फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्रिएट करेगा, इनके दरमियान फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्रिएट करेगा, और इस तरह से पॉलीमराइजेशन करता जाएगा बेटे यहां तक। ओके, तो आप मुझे बताइए, क्या आरएनए पॉलीमरेज को किसी प्राइमर की नीड है? सर, कोई प्राइमर आपने यूज नहीं किया, आपने कोई फ्रेगमेंट डीएनए का यहां इस्तेमाल नहीं किया जिसको यहां हम प्राइमर बता सकते थे। मैंने यहां कोई आरएनए का शॉट पहले फिर उसके आगे प्रोसेस ऐसा नहीं किया, बल्कि इस आरएनए पॉलीमरेज के पास डिनोवो एबिलिटी है, यह प्रोसेस खुद से स्टार्ट कर सकता है। तो यहां पे याद रखे बेटे, जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट कंटिन्यू हो रही है। हमें एक डीएनए आरएनए हाइब्रिड मिल रहा है और इनके नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। बेटे, इस आरएनए पॉलीमरेज के पास एक और एक्टिविटी जो मैंने अभी भी कही कि हेलिकेस एक्टिविटी है, और उसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये पीछे पीछे बेटे इनके दरमियान ब्रेक करता जाता है, और ये स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड के करीब आ रहा है और अगेन डीएनए डुप्लेक्स बन रहा है। सर, इसका मतलब एक और डायग्राम ऐसी इसमें होगी, दैट विल बी लाइक दिस। ये है बेटे ऐसा केस, यहां से फिर अब बॉन्डिंग हो रही है बेटे। ओके, हेलिकस बन रहा है डीएनए का, लेकिन ये यहां पे अभी लटका हुआ है कौन बेटे? इसके साथ आरएनए, और ये है आरएनए पॉलीमरेज। आगे एक साइट है एंड दैट साइट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन साइट। बेटे, जो ही ये यहां पहुंचता है, इधर होते हैं जी, फिर सी होगा, यहां से सी जी जी सी। बेटे, यही सीक्वेंस, इनके दरमियान तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। अब काटने की शक्ति कम होगी, बिकॉज बेटे तीन तीन बॉन्ड्स की जब सीक्वेंस ज्यादा है, तब जाके ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। और यहां पे एक सेंस, एक प्रोटीन ये करता है साइटोप्लाज्म में, और या इसी तरह यूकेरियोट्स में अलग मैकेनिज्म है, वहां पे भी कोई प्रोटीन ये रिकॉग्नाइज करता है। यहां प्रोकैरियोट्स में जो ये रिकॉग्नाइज करता है, इसको नाम देते हैं हम बेटे रो फैक्टर। क्या? ये प्रोटीन रो फैक्टर। बेटे, इसको जो ही लगता है कि यहां आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो धीमा पड़ गया, तो ये इस एमआरएनए के अलोंग चढ़ने लगता है बेटे, और इवेंचुअली ट्राइज टू कैप्चर दिस आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज यहां तक जो ही पकड़ता है, ये इसके ऊपर से बेटे इस साइड पे पहुंचता है और इस साइड को ब्लॉक करता है। जो ही ब्लॉक किया, अब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पा रहा है, उसको मैसेज मिली कि यहां ये साइट है जहां मुझे टर्मिनेट करनी है प्रोसेस को। तो एज सच आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट होता है और ये एमआरएनए भी गिर जाता है और डीएनए को डीएनए के साथ मिला के अगेन डीएनए डुप्लेक्स क्रिएट किया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन एक बात आपको बताऊं बेटे, यहां जो आपने रोफ है, यहां जो आपने बिगिनिंग में प्रोटीन इस्तेमाल किया था, दैट इज द सिग्मा फैक्टर। बेटे, इसको इनिशिएशन फैक्टर हम बताते हैं। फैक्टर यहां मेंडल का फैक्टर नहीं है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फैक्टर प्रोटीन को कहते हैं। एंड रिमेंबर, इसी तरह बेटे कुछ इसे और याद रखना बेटे, जब 10 न्यूक्लियोटाइड्स इस आरएनए पॉलीमरेज ने ऐड किए होते हैं, ये जो सिग्मा फैक्टर है इट इज रिमूव्ड, और उसके बाद बेटे आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी आगे लेता है। और याद रखना, आगे लेने के लिए इस आरएनए पॉलीमरेज को कुछ और एंजाइम्स भी हेल्प करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड इलोंगेशन फैक्टर्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? इलोंगेशन फैक्टर्स। एंड रिमेंबर बेटे, उसके बाद जो टर्मिनेशन साइट पे ये आता है, वहां जो फैक्टर या प्रोटीन इसको हेल्प करता है, उसका नाम है बेटे टर्मिनेशन फैक्टर, और वो यहां पे प्रोकैरियोट्स में होता है रो फैक्टर। मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए बेटे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को, तो आप इसी तरह एग्जाम में इसको प्लॉट करना और डायग्राम्स 3 बनाना बेटे।
बेटे, एक डायग्राम पे आप दिखाएंगे प्रमोटर इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन साइट, फिर आप एक और डायग्राम पे बेटे आरएनए पॉलीमरेज को पुट करेंगे एट द इनिशिएशन साइट, और एक और डायग्राम में आप इसको पुट करेंगे एट द टर्मिनेशन साइट, और पोर्शन ऑफ एमआरएनए को आप हैंग रखेंगे। राइट बेटे, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, एंड दैट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो क्वेश्चन है बेटे लैक ओपरॉन। शाबाश, क्या है? लैक ओपरॉन का क्वेश्चन। इट इज लैक ओपरॉन। What is lac operon? बेटे ये आपको समझना है। दो साइंटिस्ट्स है जिनका नाम है बेटे जैकब एंड मोनार्ड। राइट, जैकब एंड मोनार्ड। बेटे जैकब एंड मोनार्ड ने कॉन्सेप्ट दिया ऑपरॉन का। ऑपरॉन का सर व्हाट इज ऑपरॉन? बेटे ऑपरॉन कहते हैं ए सेट ऑफ जीन्स को, सेट ऑफ जीन्स को, लेकिन ये जीन्स वर्क करते हैं टुगेदर, विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, एज अ यूनिट। ओके बेटे, इस ऑपरॉन में क्या कौन कौन सा ये सेट ऑफ जीन्स होता है बेटे? आप देखिए, इसमें होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स बेटे, जिनको सिस्ट्रॉन्स भी हम नाम देते हैं। मिसाल लैक ओपरॉन में ये लैक ए होगा, उसके बाद लैक वाई होता है, और उसके बाद बेटे लैक जी होता है। राइट, स्ट्रक्चरल जीन्स के बाद बेटे होता है दैट वी कॉल एज ऑपरेटर जीन। शाबाश, क्या? ऑपरेटर जीन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। और उसके बाद होता है बेटे प्रमोटर जीन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रमोटर जीन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। और उसके बाद होता है बेटे कोई और जीन भी हो सकता है, या यहीं पे डायरेक्टली बेटे एक और जीन होता है, उसका नाम है रेगुलेटरी जीन, लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अभी मैं बताऊं क्यों आई से। ये जो आई जीन है बेटे, ये हमेशा एक्सप्रेस होता है, यानी एमआरएनए और प्रोडक्ट बनाता है हमेशा। इसको हम नाम देते हैं हाउसकीपिंग जीन, या इसका नाम है बेटे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ओके, तो ये आई जीन जो है ये प्रोड्यूस करेगा एक प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। शाबाश, क्या है उसका नाम? रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन एक साइट पे बाइंड करता है, और उस साइट का नाम है प्रमोटर। और ये रिप्रेसर प्रोटीन बेटे एक साइट पे बाइंड करता है, और उस साइट का नाम है बेटे ऑपरेटर। ओके, लेकिन इन स्ट्रक्चरल जीन्स को जीरोक्स करना है, और इनको जीरोक्स करेगा बेटे आरएनए पॉलीमरेज, यानी ट्रांसक्राइब करना है। और आरएनए पॉलीमरेज एक साइट पे बैठता है जिसको प्रमोटर साइट बताते हैं। वो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट के लिए है। इसी तरह बेटे रिप्रेसर जो आई जी ने बनाया वो ऑपरेटर के लिए है। अगर ऑपरेटर पे रिप्रेसर प्रेजेंट है बेटे, तब जाके प्रमोटर आगे नहीं जा सकता है। इसलिए उस वक्त हम इस सिस्टम को कहते हैं इट इज स्विच्ड ऑफ। राइट, गो दैट मीन्स ऑपरॉन जो है इट इज अ सेट ऑफ जीन्स विच वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। और इसमें जो सेट ऑफ जीन्स होता है वो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। और दूसरी बात, इसमें होता है ऑपरेटर जीन, जहां पे रिप्रेसर विच इज द प्रोडक्ट ऑफ अनदर जीन कॉल्ड एज द रेगुलेटरी और आई जीन, एंड देयर इज वन मोर जीन दैट इज प्रमोटर जीन, जो होता है ऑपरेटर जीन के बाद। ओके बेटे, एक खास पॉइंट, इस जीन को आई जीन क्यों बताते हैं? बिकॉज बेटे रेगुलेटरी जीन को इसलिए आई जीन बताते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट रिप्रेसर है वो सिस्टम पे जो ही आता है सिस्टम इनहिबिट होता है, बंद होता है, तो इसलिए इट इज राइटली कॉल्ड एज आई जीन। अब मैं आपको समझाऊं बेटे कि लैक ओपरॉन क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपरॉन्स होते हैं। कोई ओपरॉन काम करता है सिंथेसिस के लिए, कोई ऑपरॉन काम करता है किसी चीज को ब्रेक करने के लिए। जो बिल्डिंग अप प्रोसेस करेगा ऑपरॉन उसको हम एनाबॉलिक ऑपरॉन कहते हैं, और जो ब्रेक करने का प्रोसेस करेगा बेटे उसको हम कैटाबॉलिक ऑपरॉन कहेंगे। ओके, जो लैक ऑपरॉन है ये कैटाबॉलिक ऑपरॉन है, और ये ऑपरॉन पहले से बेटे बंद होता है और बाद में ऑन होता है, तो दिस ऑपरॉन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रेगुलेटरी सिस्टम, बिकॉज ये पहले ऑफ है और उसके बाद ये ऑन होगा। जरा देखिए ये लैक ओपरॉन कहां पे है। लैक ओपरॉन जो है इसका मतलब है लैक्टोस ऑपरॉन, और ये लैक ओपरॉन देखा इन्हीं दो साइंटिस्ट्स ने बेटे एट पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एट पेरिस, और जिस ऑर्गेनिज्म में इन्होंने इसको डिस्कवर किया वो है ई कोलाई, और इस पे इनको नोबेल प्राइज दिया गया लैक ओपरॉन की डिस्कवरी पे। लैक ओपरॉन इज अ सेट ऑफ जीन्स विच इज यूज्ड फॉर द कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज शुगर, यानी
लैक्टोज को लैकोप्रोन ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड प्लस बेटे गैलेक्टोज में, राइट। और बाद में ग्लूकोज को ये ई कोलाई यूज करता है रेस्पिरेशन में और ई कोलाई को इसकी वजह से एनर्जी मिलेगी, राइट बेटे। अब गौर करना, लैक्टोज का दूसरा नाम जो है वो है बीटा गैलेक्टोसाइड, गैलेक्टोसाइड। अब मैं आपके सामने ये लैकोप्रोन रखता हूं, ये है बेटे लैकोप्रोन। लैकोप्रोन इज अ सेट ऑफ जीन्स। कौन कौन सा जीन? लैक ए जीन, इसमें लैक वाई जीन है और इसी तरह लैक जी जीन है। फिर है बेटे यहां पे ऑपरेटर जीन, फिर है प्रमोटर जीन और फिर कुछ जीन्स को छोड़ के बेटे यहां पे है आई जीन। आई जीन का यहां एडजस्ट होना जरूरी नहीं है, बिकॉज हमें आई जीन का प्रोडक्ट चाहिए, ना कि आई जीन। आई जीन जो है ये एक्सप्रेस हो रहा है राउंड द क्लॉक एंड एज सच इट इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और ये जीन जो है बेटे ये एमआरएनए बनाया इसने और एमआरएनए को रीड किया गया और उससे जो प्रोटीन या प्रोडक्ट बना, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिप्रेसर। ये समझाने के लिए मैंने ऐसा क्रिएट किया और यहां पे मैं साइट बना रहा हूं, क्लिप्ट बना रहा हूं। आप देखिए ऑपरेटर पे बेटे, आप इसको नोट करिए, मैं यहां पे बिल्कुल क्लिप्ट ऐसा रखूं। नाउ द रिप्रेसर गोज हियर बेटे। आप मुझे बताइए क्या रिप्रेसर जो ही यहां बाइंड है, अब आएगा प्रमोटर जो बैठेगा पी पे बेटे। अब बेटे देखिए आरएनए पॉलीमरेज को जो प्रेजेंट है प्रमोटर साइट पे, क्या ये आरएनए पॉलीमरेज आगे जा सकता है? सर नहीं, बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन ने पाथवे को ब्लॉक करके रखा है। तो आप मुझे बताइए इज सिस्टम ऑन और इज सिस्टम ऑफ? सर सिस्टम इज ऑफ। अब मुझे सिस्टम को ऑन करना है बेटे। इस इकोलाई के अंदर ये सिस्टम है, इकोलाई को डालिए मिल्क में। बेटे मिल्क में जो ही आपने इसको डाला, मिल्क जाएगा अंदर, यानी मिल्क में जो ही आपने डाला बेटे या मिल्क इसको अवेलेबल हुआ तो मिल्क में जो लैक्टोज शुगर वो अंदर जाएगा और वो लैक्टोज शुगर जो है बेटे वो कन्वर्ट होता है एक आइसोमर में कॉल्ड एलो लैक्टोज और वो एलो लैक्टोज इधर आता है। लैक्टोज कहिए या एलो लैक्टोज ये एक ही बात है, वो बाइंड होता है रिप्रेसर के साथ, बल्कि मैं कहूं आपको यहां बाइंड हो रहा है रिप्रेसर के साथ। रिप्रेसर हैवी बन गया और ये रिप्रेसर नीचे उतर गया। आप मुझे बताइए जो ही ये नीचे उतर गया, क्या अब आरएनए पॉलीमरेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है? हां सर। और ऐसा जो ही ये स्लाइड कर रहा है, अब बेटे अब ये बनाएगा एमआरएनए। मैं आपको दिखाऊं यहां पे बेटे, ये है हमारे पास लैकोप्रोन का केस बेटे, आप नोट करो इसको। ये है प्रमोटर और ये है यहां पे ऑपरेटर, ये है बेटे स्ट्रक्चरल जीन्स। जो है यहां पे बेटे प्रेजेंट जो था रिप्रेसर, वो लैक्टोज या एलो लैक्टोज की बाइंडिंग की वजह से हैवी बन गया, वो वापस वो फॉल हुआ फ्रॉम द ऑपरेटर साइड और प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो स्लाइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ और उसने सिंथेसाइज किया बेटे एमआरएनए। शाबाश, क्या सिंथेसाइज किया? एमआरएनए। और ये एमआरएनए मैनी सिस्ट्रॉन से बनाया गया बेटे। ये एमआरएनए मैनी सिस्ट्रॉन से बनाया गया बेटे। ये जेड से और इसी तरह वाई से और इसी तरह ए सिस्ट्रॉन कहिए या जीन से बनाया गया। तो दिस एमआरएनए जो मेनी सिस्ट्रॉन से बनता है, इट इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। क्या बेटे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। अब इस एमआरएनए का यहां का पार्ट जब राइबोसोम पड़ेगा बेटे, यानी जो ही इस एमआरएनए की क्या होगी बेटे? ट्रांसलेशन। और यहां तक जो पार्ट पढ़ा जाएगा इससे एक एंजाइम बनेगा, यहां तक जो पार्ट पढ़ा जाएगा इससे एक और एंजाइम बनेगा और वहां तक जो पार्ट पढ़ा जाएगा उससे एक और एंजाइम बनेगा। जो यहां तक पार्ट पढ़ा गया बेटे, इससे एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस बना। क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेस बना। यहां से जो पार्ट, यहां तक जो पार्ट पढ़ा गया बेटे, इससे एंजाइम जो बना उसका नाम है परमिएस। क्या है? और यहां तक जो पार्ट पढ़ा गया बेटे, उससे ये एंजाइम बनाया गया जिसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेस। शाबाश, क्या? ट्रांस एसिटाइलेस। अब गौर करो बेटे, ये परमिएस जो है ये जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ई कोलाई पे और वहां फिर ये ज्यादा लैक्टोज अंदर ले रहा है। ओके बेटे। और ट्रांस एसिटाइलेस उस लैक्टोज के ऊपर
एसिटाइल ग्रुप ऐड करके उस लैक्टोज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो किसी और प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन ना करे। और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस है, मैंने पहले ही कहा लैक्टोज का दूसरा नाम बीटा गैलेक्टोसाइड है। बीटा गैलेक्टोसाइडेस बेटे अब एक्ट करेगा उस लैक्टोज के ऊपर जो आ रहा है, एंड इट विल कन्वर्ट दिस लैक्टोज इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड प्लस बेटे किस में, गैलेक्टोज में। और इस ग्लूकोज को बेटे इकोलाई यूज करेगा एनर्जी जनरेशन के लिए। बड़े चीज को आपने यूज किया और छोटे चीजों में इसको कन्वर्ट किया, तो हेंस लैक ओपरॉन जो है ये काम करता है लैक्टोज के ब्रेक करने के लिए, एंड हेंस इट इज ए कैटाबॉलिक पाथवे। लेकिन खास बात जो है, इस सिस्टम को ऑन किसने किया? सर जो लैक्टोज आया उसी ने इस सिस्टम को ऑन किया, उसी ने ऑन किया। और लैक्टोज को ही तोड़ना है तो लैक्टोज ने सिस्टम को ऑन किया। मैं इसको कहूंगा लैक्टोज ने सिस्टम को इंड्यूस किया, एंड हेंस इट इज इंड्यूसिबल सिस्टम। और लैक्टोज ही यहां पे सबस्ट्रेट है। मैं लास्ट पे आपको क्रैक्स बताऊं बेटे कि इन केस ऑफ लैक ओपरॉन जो लैक्टोज सबस्ट्रेट है वही एक्ट करता है सिस्टम को इंड्यूस करने में, एंड हेंस लैक ओपरॉन इज एन इंड्यूसिबल सिस्टम। बेटे आपको यह क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में ऐसे, व्हाट इज लैक ओपरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ओके, चलिए बेटे काफी है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट। फी अमानिल्लाह।